हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो स्टार्ट कर लिया था और हमने कुछ पढ़ा भी था और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखो फ्रेंड्स, हम विविधता में एकता पढ़ रहे थे और इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे कि यह अतीत काल में लोगों ने एकता के लिए संघर्ष किया। मतलब आप अगर प्राचीन भारत में देखोगे कि तो लोगों ने एकता के लिए संघर्ष किया भारत में। यानी कि जब विदेशों से लोग आए, जब विदेशों से बहुत सारे साम्राज्य अपने भारत में आए तो उन्होंने भारत को तोड़ने का प्रयास किया। उस एकता को बनाए रखने के लिए जो अपने भारतवासी है उन्होंने क्या किया, प्रयास किया। इसी एकता को बनाए रखने के लिए जो आज भी जिंदा है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा कमी आ रही है, लेकिन वो अपने को कमी नहीं होने देनी है, उसको अपने को और बढ़ाना है। जो एकता पहले थी उससे भी मजबूत एकता अपने को आज विकसित करनी है ना फ्रेंड्स। और फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा एकता होनी चाहिए, है ना फ्रेंड्स। भारतीय प्रायद्वीप भौगोलिक रूप से भली भांति सुपरिभाषित था। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? देखो, एक तो होता है अपना भारत, ये भारत को कहते हैं उपमहाद्वीप। क्यों कहते थे? क्योंकि भारत में ये वाला पोर्शन भी भारत में आता था, है ना, ये वाला भी पोर्शन भी भारत में आता था, तो ये सारे पोर्शन भारत में आते थे। तो भारत जो है एक लगभग महाद्वीप की तरह लगता था, इसीलिए अपन इसे कहते थे उपमहाद्वीप, इसके आकार के कारण, इतना बड़ा आकार था, है ना। और प्रायद्वीप मतलब होता है तीन ओर से जल से घिरा हुआ। प्रायद्वीप मतलब होता है तीन ओर से जल से घिरा हुआ। इधर भी जल है, अरब महासागर है, अरब सागर है, इधर इधर अपनी बंगाल की खाड़ी हो गई और नीचे हो गया हिंद महासागर, है ना फ्रेंड्स। तो इसीलिए अपन इसे कहते हैं प्रायद्वीप, यानी तीन ओर से जल से घिरा हुआ। मतलब भारतीय प्रायद्वीप जो है वो भौगोलिक रूप से भली भांति सुपरिभाषित था। मतलब अपना जो भारत है उसकी जो बाउंड्री है वो अच्छी तरह से परिभाषित थी। मतलब ये जो समुद्र तक, इधर इस समुद्र तक, नीचे यहाँ तक और ऊपर इन हिमालय की पर्वतमाला तक, राइट, और इधर इस थार के रेगिस्तान तक, ये जो था अपनी सीमा थी। मतलब सुपरिभाषित थी, कोई कंफ्यूजन नहीं था कि अपने भारत की सीमा कहाँ तक है, वो वाला। और इसकी भौगोलिक एकता सांस्कृतिक समन्वय से परिपुष्ट थी। मतलब इसकी जो भौगोलिक एकता थी, यानी भूगोल की जो एकता थी, वो इसके सांस्कृतिक पर समन्वय से क्या थी, परिभाषित थी। हालांकि इसके भीतर कई राज्य, भाषा, संस्कृति और समुदाय थे और धीरे धीरे लोगों ने प्रादेशिक पहचान विकसित की। मतलब भारत की जो इस बाउंड्री है, यानी जो सबसे आउटर बाउंड्री है, ये है ना, ये जो सबसे आउटर बाउंड्री है, ये तो आज की है। वैसे तो पहले तो भारत यहाँ तक था, ये भी ले लो इलाका, ये इस आउटर बाउंड्री में भी उसके अंदर छोटे छोटे राज्य बने हुए थे कि नहीं थे। जैसे अपन पहले पढ़ते हैं मद्रास, ये इधर गुजरात का सौराष्ट्र वाला इलाका आ गया, है ना, ये वाला ये पूरा आ गया था। तो ये राज्य बने हुए थे, बहुत सारे भाषा के आधार पर भी बने हुए थे, संस्कृति के आधार पर, समुदाय के आधार पर छोटे छोटे क्या बने हुए थे, ऐसे राज्य बने हुए थे, है ना। और लोगों की अलग अलग, एक तो ये पहचान थी उनकी कि वो भारतवासी है, इसके अलावा उनकी प्रादेशिक पहचान भी थी। जैसे अपन नहीं कहते हैं कि कोई एक भारतवासी है ना, तो भारतवासी है तो वो साथ में क्या है, या तो वो गुजराती हो सकता है, राइट, या वो मराठी हो सकता है, या वो राजस्थानी हो सकता है, या वो कोई भी, जैसे कि या वो ये पंजाबी हो सकता है। तो ये क्या है, वो एक प्रादेशिक पहचान है। ये सब क्या है, प्रादेशिक पहचान, एक प्रदेश विशेष की पहचान है। और एक सबसे बड़ी पहचान क्या है कि वो भारतवासी है ना। तो प्रादेशिक पहचान लोगों ने क्या की, धीरे धीरे विकसित की, है ना। जनपद कहे जाने वाले राज्य या क्षेत्रीय इकाई का नामांकन विभिन्न जनजातियों के आधार पर होता था।
मतलब आप अगर प्राचीन भारत में पढ़ोगे तो आप पाओगे कि जो बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय है उसमें 16, कितने, 16 महाजनपद, महाजनपद, इन महाजनपदों का 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। ये तो वो जनपद थी जो थी, महा मतलब बड़ी थी, मतलब उनका इलाका ज़्यादा था, उनका एरिया ज़्यादा था, वो ज़्यादा शक्तिशाली थी। जैसे आप पढ़ोगे वैशाली, मगध, ये भी एक जनपद थी, सॉरी महाजनपद थी, अशमक महाजनपद थी, है ना। तो ये 16 महाजनपद थी। उसके अलावा छोटी छोटी जनपदें भी थी। क्या थी? जनपद थी। जो बड़ी और शक्तिशाली होती थी उन्हें तो कहते थे महाजनपद, और जो छोटी होती थी उन्हें कहते थे जनपद। तो ये जो जनपद थी वो क्या थी? यही तो थी छोटे छोटे राज्य और क्षेत्रीय इकाइयाँ, है ना। जैसे दक्षिण में आप पढ़ोगे तो एकमात्र जनपद है कौन थी? अशमक। जैसे यानी राजस्थान के इलाकों में जाओगे तो आपको मिलेगी मत्स्य महाजनपद। क्या मिलेगी? मत्स्य महाजनपद। जैसे आपको वैशाली मिलेगी, है ना। ये क्या थी? महाजनपद थी। ये क्या है हिसाब से? जैसे आज स्टेट है वैसे उस समय ये महाजनपद हुआ करती थी, जनपद हुआ करती थी, है ना फ्रेंड्स। अब इन जनपदों का जो नामांकन वो कैसे होता था? जैसी जनजाति इकाइयाँ वहाँ रहती थी उस आधार पर इनका नामांकन होता था। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अपने भारत का नाम है, अपने भारत का नाम भारत क्यों है? क्योंकि एक जनपद रहती थी भरत, एक भरत जनजाति रहती थी। क्या रहती थी? भरत नाम की एक जनजाति रहती थी, राइट। तो इस भरत नाम की जनजाति के कारण अपने भारत का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। तो ये क्या है? ये एक जनजाति है। तो इसी जनजाति के नाम पर इन जनपदों का नाम पड़ता था, और उन्हीं जनपदों में जो शक्तिशाली और जो ज़्यादा एरिया पर एक्सपांड होती थी उन्हें कहते थे महाजनपद। समझ में आया? हालांकि पूरे देश का नाम शक्तिशाली सांस्कृतिक समुदायों आर्यों के कारण आर्यावर्त पड़ा। अपने भारत को क्या कहते थे? आर्यावर्त भी कहते थे। क्या कहते थे? आर्यावर्त। अब बताओ ये आर्यावर्त क्यों क्या कहते थे? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जो शक्तिशाली जनपद थी आर्यों के द्वारा विकसित की गई, उसके कारण पूरे जो भारत देश का नाम आर्यावर्त पड़ गया। जैसे भारत पड़ा क्योंकि भरत जो जनजाति थी वो शक्तिशाली जनजाति थी, इसके कारण भारत का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। उसी प्रकार भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता था, राइट। आर्यावर्त का अभिप्राय उत्तरी और केंद्रीय भारत से था, जिसका फैलाव पूरब से पश्चिमी समुद्र तट तक था। अब देखो, अब जो आर्यावर्त है उसमें कौन सा भारत सम्मिलित था? उसमें था ये अपना भारत, इसमें था अपना पूरब से लेकर पश्चिमी समुद्र तट तक फैला हुआ उत्तरी भाग और केंद्रीय भाग, ये वाला भाग। ये जो पूरा भाग था वो क्या था? आर्यावर्त। क्या था वो? आर्यावर्त। यानी उसमें पूरा देश कंसीडर नहीं हुआ है, उसमें ये इलाका, ये जो भारत था वो आर्यावर्त कहते थे, क्योंकि वो सबसे क्या थी? शक्तिशाली जनपद थी। भारत का दूसरा नाम भारतवर्ष या भारत भूमि भी था, ये मैंने अभी बताया आपको। भारत या भारतवर्ष क्या कहते थे? भारतवर्ष, या फिर इसको कहते हैं भारत भूमि। क्या कहते हैं? भारत भूमि, राइट। ऋग्वेद और महाभारत में भारत की व्याख्या जनजाति या परिवार के रूप में मिलती है। यानी जब अपन वो पढ़ेंगे, जब अपन वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तब अपन दो ग्रंथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऋग्वेद, जो ऋग्वेद ग्रंथ थे, जो महाभारत ग्रंथ थे, उस महाभारत और ऋग्वेद में किसकी चर्चा की गई है? भारत की व्याख्या की गई। यानी भारत को बताया गया है कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, भारत का नाम कैसे है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। देखो नाम ही देखो, महाभारत, है ना। और इन दोनों में, ऋग्वेद में और महाभारत में, भारत की चर्चा जो है, भारत का वर्णन कैसे किया गया है? एक जनजाति के रूप में। कैसे किया गया है? एक जनजाति के रूप में किया गया है।
एक जनजाति और एक परिवार के रूप में। यानी एक परिवार है जो पूरे भारत क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली जनजाति है और उसी के नाम पर इस भारत का या इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा और इसकी चर्चा की गई है ऋग्वेद और महाभारत में। राइट फ्रेंड्स। लेकिन महाभारत और उत्तरवर्ती गुप्त काल के संस्कृत ग्रंथों में भारतवर्ष की चर्चा है। मतलब जो ऋग्वेद है, जो महाभारत है, उसमें तो भारत वर्ष की चर्चा की गई है एक जनजाति और एक परिवार के रूप में। लेकिन इसके बाद के जो ग्रंथ है, जो गुप्त काल में लिखे गए हैं, उत्तर गुप्त काल में लिखे गए हैं, जो महाभारत के बाद के जो ग्रंथ है, उसमें भारत की चर्चा मिलती है भारत वर्ष के रूप में। मतलब न कि जनजाति न परिवार के रूप में, जबकि एक भारत वर्ष के रूप में, भारत वर्ष के रूप में चर्चा मिलती है। राइट। दरअसल यह नाम पृथ्वी के 9वें हिस्से के लिए प्रयुक्त होता था और गुप्त काल के बाद इसे भारत के लिए इस्तेमाल किया गया। राइट। भारतीय या भारतवासी जैसे पदबंध गुप्त काल के बाद के ग्रंथों में इस्तेमाल हुए हैं। मतलब जो ऋग्वेद और महाभारत के समय में भारत को किस रूप में पहचाना जाता था? एक जनजाति और एक परिवार जो सबसे ताकतवर है उसके रूप में। जबकि बाद के ग्रंथों में भारत को कैसे पहचाना जाने लगा? भारतवर्ष के रूप में, एक क्षेत्र के रूप में, एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने लगा। राइट। हिंदू शब्द की उत्पत्ति के लिए ईरानी अभिलेख महत्वपूर्ण है। देखो, ईरानी आक्रमण, तुमने अपन आगे पढ़ेंगे, तुरानी आक्रमण, है ना, तुर्की आक्रमण, ये सब आक्रमणकारी जो विदेशों से भारत में आए थे। तो हिंदू शब्द, अब अपन एक शब्द की चर्चा करते हैं, हिंदू। किसकी शब्द की? हिंदू शब्द की। हिंदू शब्द की उत्पत्ति के लिए ईरानी अभिलेख महत्वपूर्ण है। यानी जो ईरानी लेखक थे, जैसे मैं बताऊं तुम्हें हिंद यूनानी, ये जो यूनानी है, तो ईरानी जो लेखक थे उन्होंने हिंदू शब्द की चर्चा की है। क्या बताया है? देखो, हिंदू शब्द की उत्पत्ति के लिए ईरानी शिलालेख महत्वपूर्ण है। हिंदू शब्द का उल्लेख ईसा पूर्व 5वीं से 6ठी शताब्दी के शिलालेखों में मिलता है। मतलब ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले और 600 साल पहले, मतलब 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो ईरानी अभिलेख हैं उसमें हिंदू शब्द की चर्चा की गई है। अब इस हिंदू शब्द की व्याख्या कैसे की गई है वो इसमें बताया गया है। यह संस्कृत के सिंधु शब्द से लिया गया है। मतलब ये जो सिंधु शब्द है वो संस्कृत भाषा का जो शब्द है सिंधु। कौन सा शब्द? सिंधु। जो सिंधु नदी है ना, अपने उत्तर और पश्चिमी भाग में जो सिंधु नदी बह के आती है, उस शब्द के से लिया गया है हिंदू शब्द, जो कि ये क्या है? संस्कृत शब्द है। ईरानी भाषा में स ध्वनि बदलकर ह हो जाती है। यानी जो ईरानी अभिलेख है, ये इस ईरानी अभिलेख में जो भाषा यूज़ की गई है वो ईरानी भाषा यूज़ की गई है। और इस ईरानी भाषा में क्या होता था कि जो ईरानी लोग थे वो ह को क्या बोलते थे? वो स को क्या बोलते थे? वो स को बोलते थे ह। क्या बोलते थे? स को ह बोलते थे। इसीलिए वो सिंधु को सिंधु ना बोलकर क्या बोलते थे? हिंदू बोलते थे। मतलब उन्हें बोलना तो चाहिए था सिंधु, लेकिन ईरानी भाषा में स को ह बोलते हैं, इसलिए इसको बोल दिया उन्होंने हिंदू। क्या बोल दिया? हिंदू। तो ईरानी शिलालेखों में हिंदू की चर्चा इंडस पर स्थित एक जिले के रूप में है। इसीलिए पुराने समय में हिंदू का तात्पर्य एक प्रादेशिक इकाई से था। इसका संबंध न तो धर्म से था और न समुदाय से था। मतलब जो ये ईरानी लोग थे जो भारत में आए थे, जो अरबी लोग हैं, अरबी जो भारत में आए थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये बोला था कि जो ये भारत है, राइट, ये जो भारत है
इस भारत में जो यहाँ पर एक समुदाय रहता है, राइट, और वो जो समुदाय है वो सिंधु नदी के इधर रहता है। इसीलिए उस जो ईरानी लोग थे, इन ईरानी लोगों ने इस सिंधु नदी के पूरब की तरफ लेने वाले एक समुदाय को, जिसका वो नाम नहीं जानते थे, उन्होंने ये बोला कि ये जो समुदाय है वो हिंदू है। क्या है? हिंदू है। अब इन्होंने हिंदू क्यों बोला? क्योंकि वो स को क्या बोलते थे? वो स को बोलते थे ह, और इनको बोलना था सिंधु है, लेकिन उन्होंने बोल दिया हिंदू क्योंकि वो स को बोलते हैं ह। तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो ये हिंदू है वो किसी धर्म को डिनोट ना कर कर किसको डिनोट करता है? एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को डिनोट करता है। मतलब ये जो हिंदू वर्ड है वो सिंधु नदी के इधर रहने वाले लोगों के समूह को बताता है। ये अपने को ईरानी जो अभिलेख हैं, जो ईरानी शिलालेख हैं, उसमें प्राप्त हुआ है। तो पता चल गया ये हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। यानी यह न तो धर्म है और न एक समुदाय है, यह क्या है? एक प्रादेशिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए यूज किया गया वर्ड है ना। आगे क्या है? हमारे प्राचीन कवि, दार्शनिक और लेखक देश को एक अखंड इकाई के रूप में देखते थे। मतलब हमारे जो प्राचीन कवि हैं, जो दार्शनिक हैं, जो लेखक हैं, वो अपने देश को क्या मानते थे? अखंड इकाई। मतलब एक बड़ा क्षेत्र जो आपस में जुड़ा हुआ है, अखंड है, जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, ऐसी इकाई है अपना भारत देश। वे इस भू क्षेत्र को हिमालय से लेकर, मतलब यानी जो ये कवि हैं, जो दार्शनिक हैं, जो लेखक हैं, वो अपने भारत को अखंड मानते थे, जिसको कभी भी खंडों में विभाजित नहीं किया जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके। और ये जो भूखंड है वो हिमालय से, मतलब ये उत्तर में जो हिमालय है वो यहाँ से लेकर समुद्र तक, यानी ये दक्षिण में समुद्र है यहाँ तक, यानी उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक एक छत्र फैले हुए विस्तृत साम्राज्य के रूप में बताते हैं। मतलब ये बताते हैं कि जो भारतवर्ष है वो क्या है? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह भारतीय उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ऐसे बताते हैं ये लेखक, कवि और दार्शनिक। और ये कहते हैं कि जिन राजाओं ने हिमालय से केप होमरीन तक, यानी हिमालय से लेकर केप होमरीन तक और पूरब में ब्रह्मपुत्र से लेकर पश्चिम में सिंधु नदी के आगे तक अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश की, उनकी सर्वत्र प्रशंसा की गई। मतलब ये लेखक और ये दार्शनिक और ये कवि कहते हैं कि जिस राजा ने इस पूरब में जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, उस नदी से लेकर जिन्होंने जो पश्चिम में सिंधु नदी है, इस मैप को मैं फिर से बताता हूँ यहाँ पर, वैसे इसी मैप में समझ में आ जाएगा कि जो पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी है और जो पश्चिम में सिंधु नदी है और जो उत्तर में हिमालय है और जो दक्षिण में ये महासागर है, जिस राजा ने इन चारों दिशाओं में, यानी जिस राजा ने ब्रह्मपुत्र से लेकर सिंधु नदी तक, जिस राजा ने हिमालय से लेकर समुद्र तक, दक्षिण में समुद्र तक राज किया, उस राजा की चारों तरफ क्या होती थी? प्रशंसा होती थी। जैसे अपन बात करते हैं ना अशोक के बारे में, जैसे हम बात करते हैं बहुत सारे सम्राट हुए जिनको अपन सम्राट कहते हैं, जैसे हर्षवर्धन सम्राट, जैसे अशोक, सबसे चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब क्या है? सम्राट हैं। जैसे तो जिन राजाओं ने इन चारों दिशाओं में यानी अपना साम्राज्य फैलाया, उनकी चारों तरफ क्या होती थी? प्रशंसा होती थी। उन्हें चक्रवर्ती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऐसा राजा जो पूरे अखंड भारत पर राज करे, वो राजा क्या है? वो राजा है चक्रवर्ती सम्राट। इसीलिए अपन कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक, क्योंकि उसने पूरे भारत पर राज्य किया, अखंड भारत पर राज्य किया। राइट।
प्राचीन काल में ऐसी राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार स्थापित हुई। जैसे मैंने बताया ना, अखंड भारत पर राज करने वाला राजा होगा चक्रवर्ती सम्राट, और ऐसा जो है अपने इतिहास में 2 बार हुआ। कितनी बार हुआ? 2 बार। यानी ऐसे 2 मौके आए जिस समय सम्राट ने, जो राजा ने पूरे अखंड भारत पर राज किया। किसके समय? ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी मतलब 200 ईसा पूर्व। जब भी तीसरी शताब्दी आए, एक स्टेप पीछे चले जाओ। मतलब जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तीसरी शताब्दी, राइट, 3rd शताब्दी ईसा पूर्व, यानी अपन 200 में चले जाते। अब 200 समथिंग में, है ना, 200 समथिंग ईसा पूर्व में। अब 200 समथिंग ईसा पूर्व मतलब 206 हो सकता है, 216, 250 वो। तो ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में अशोक ने तुरंत दक्षिण को छोड़कर पूरे भारत को अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मतलब मैंने कहा ना, ऐसे मौके 2 बार आए जब जिस राजा ने पूरे अखंड भारत पर राज किया, पूरे अखंड भारत को अपना साम्राज्य बनाया। और ऐसे मौके में 2 मौके में से एक मौका था सम्राट अशोक का। किसका मौका था? यानी किसने किया था? सम्राट अशोक ने किया था। उसने केवल और केवल दक्षिणी भारत को छोड़कर पूरे भारत पर साम्राज्य राज किया था। दक्षिणी भारत में भी ऑलमोस्ट, दक्षिण की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम यहाँ तक तो उन्होंने कलिंग पर तो आक्रमण किया था। तो कलिंग भी दक्षिण मतलब इस इतने से पार्ट को छोड़कर, है ना। अशोक के शिलालेख भारत, पाकिस्तान के अधिकतम हिस्सों से लेकर अफगानिस्तान तक अलग अलग मिलते हैं। मतलब जो अशोक ने जो शिलालेख, जो अभिलेख लिखे थे, वो आपको पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में भी आपको देखने को मिलेंगे। यानी भारत में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में पाकिस्तान में भी मिलेंगे, अफगानिस्तान में भी आपको देखने को मिलेंगे। यानी तभी तो कहते हैं अखंड भारत पर राज करने वाला चक्रवर्ती सम्राट अशोक, क्योंकि उनके आगे, नाम के आगे अपन क्या लगाते हैं? चक्रवर्ती सम्राट, जिसने पूरे भारत पर राज किया, राइट। फिर 4वीं शताब्दी, ऐसा दूसरा मौका आया था। कब? 4वीं शताब्दी। 4वीं शताब्दी मतलब 4वीं सदी मतलब 300 समथिंग। अभी बताया ना मैंने, एक पीछे चले जाओ। अब 300 समथिंग मतलब ये ईस्वी की बात हो रही है, सदी की बात हो रही है ना, इसलिए समुद्रगुप्त ने गंगा से लेकर तमिल भूमि तक की विजय यात्रा की। गुप्त साम्राज्य, समुद्रगुप्त कौन है? समुद्रगुप्त। ऐसा दूसरा मौका कब आया? समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य के स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। फिर आया था श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो उसमें एक सम्राट था चंद्रगुप्त, एक सम्राट था समुद्रगुप्त। यानी इन 2 राजाओं ने, एक अशोक ने और एक समुद्रगुप्त ने, इन 2 राजाओं ने लगभग उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे अखंड भारत पर क्या किया था? राज किया था। यानी ऐसे 2 जो थे वो युग आए थे, है ना। 7वीं शताब्दी मतलब 600 समथिंग। और 600 समथिंग मतलब क्या होगा? 600 समथिंग मतलब चालुक्य राजा जब अपन पढ़ेंगे दक्षिणी भारत के प्रमुख राजवंश, उसमें अपन पढ़ेंगे पल्लव वंश, उसमें अपन पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश, उसमें अपन पढ़ेंगे चालुक्य कल्याणी, चालुक्य वातापी, चालुक्य बेगी, चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे, यादव वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है? दक्षिणी भारत के प्रमुख राजवंश है। उन्हीं राजवंशों में से एक था चालुक्य। कौन सा? चालुक्य वातापी, राइट। तो 7वीं शताब्दी में मतलब 600 समथिंग में चालुक्य राजा पुलकेशिन ने, तो चालुक्य कौन सा राजा? चालुक्य में भी 3 है, चालुक्य कल्याणी, चालुक्य वातापी और चालुक्य बेगी। यहां बात हो रही है चालुक्य वातापी की। तो चालुक्य वातापी वंश का जो राजा था पुलकेशिन द्वितीय, कौन सा राजा था? पुलकेशिन द्वितीय। ये अपन आगे धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ये तो केवल एक महत्व पढ़ रहे हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व क्या है, विविधता में एकता क्या है। ये सब चीज़ें में धीरे धीरे आपको जब लेक्चर्स का एंड पॉइंट आएगा, तब ये वादा है कि सबको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, और वो भी एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो जो चालुक्य वंश के जो वातापी का जो वंश का राजा था पुलकेशिन द्वितीय,
उस राजा के बारे में बात हो रही है, ने हर्षवर्धन को हरा दिया जो पूरे उत्तर भारत के राजा थे। मतलब मैंने अभी बताया कि जो अखंड भारत पर राज करने वाले चक्रवर्ती सम्राट थे, ऐसे 2 राजा थे। उसमें से एक राजा था अशोक, जिसे अपन कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जो बेटा था किनका, किनका बेटा था, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद आया था, और उनके बाद जो राजा आया था वो है अशोक। और एक दूसरा राजा था समुद्रगुप्त। इन 2 राजाओं ने पूरे अखंड भारत पर राज किया। और ऐसा ही तीसरा राजा होने वाला था, कौन, ऐसा तीसरा राजा होने वाला था हर्षवर्धन। कौन होने वाला था, हर्षवर्धन। यानी हर्षवर्धन भी चक्रवर्ती सम्राट बन जाता, जो किस वंश का राजा है, याद करो। जब अपन गुप्त वंश के साम्राज्य के पतन के बाद अपन कुछ नए नए वंशों का उदय हुआ, उन्हीं वंशों में से एक वंश था वर्धन वंश, जो अपन आगे पढ़ेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था कि इतिहास को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाने से। गुप्त वंश के पतन के बाद एक वंश आया था वर्धन वंश। बहुत सारे छोटे छोटे वंश आए थे, उन छोटे छोटे वंश पर विजय प्राप्त कर कर एक वर्धन वंश था, उसने अपना साम्राज्य फैलाया था। उसी वर्धन वंश का एक राजा था जिसकी स्थापना, वर्धन वंश की स्थापना की थी पुष्यपुति वर्धन ने। उसी वर्धन वंश का एक प्रतापी राजा था हर्षवर्धन। उसने लगभग पूरे उत्तर भारत पर राज्य कर लिया था। अब वो दक्षिणी भारत की ओर विस्तार के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जो दक्षिणी भारत का राजवंश था, कौन, चालुक्य वातापी। उस चालुक्य वातापी वंश का जो राजा था दक्षिण में बैठा था यहाँ पर, उसने जो नर्मदा नदी जा रही है यहाँ पर, उस नर्मदा नदी को जैसे ही वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन ने पार करने का प्रयास किया और अपने साम्राज्य को उत्तर भारत से लेकर दक्षिणी भारत में फैलाने का प्रयास किया, लेकिन बीच में जो चालुक्य वातापी वंश का राजा पुलकेशिन द्वितीय था, उसने उस हर्षवर्धन को हरा दिया और जो नर्मदा नदी थी उससे आगे बढ़ने से रोक दिया। और इसके कारण यह हर्षवर्धन जो था वो आगे नहीं बढ़ पाया और वो चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन पाया। ऐसा चक्रवर्ती सम्राट जिसने पूरे भारत पर राज किया हो, जैसा राज अशोक ने और समुद्रगुप्त ने किया था। तो ये तीसरा राजा हो सकता था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोक दिया। समझे? कमजोर राजनीतिक एकता के बावजूद पूरे भारत का विभिन्न राजनीतिक ढांचा कमोबेश एकता के सूत्र में बंधा हुआ था। मतलब जो बहुत सारे राजवंश थे वो क्या थे, अलग अलग उनकी राजनीतिक ढांचा था। यानी उत्तर में जो राजवंश थे उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, उनका जो राजनीतिक ढांचा था वो अलग था। दक्षिण में जो राजा बैठे थे उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अलग था, क्योंकि वहाँ पर संसाधन अलग थे, क्योंकि वहाँ पर जो लोगों की स्ट्रेंथ थी, वहाँ पर जो हथियार के साधन थे, जो वहाँ पर घोड़े थे, किसी जगह पर हाथी मौजूद थे तो किसी जगह पर घोड़े मौजूद थे, किसी जगह पर न तो हाथी थे न घोड़े थे, वहाँ पर तोप अच्छी तरह से चलाई जा सकती थी। तो वहाँ पर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो चाहे अलग अलग था, यानी वो चाहे कमजोर राजनीति, यानी वो अलग अलग था, फिर भी वो राजनीतिक जो एकता थी वो आपस के साम्राज्यों के बीच में थी। चाहे वो कमजोर थी लेकिन वो थी, है ना फ्रेंड्स। यानी कमजोर राजनीतिक एकता के बावजूद पूरे भारत का विभिन्न राजनीतिक ढांचा क्या था, कमोबेश एकता के सूत्र में बंधा हुआ था। मतलब भारत, पूरे जो अखंड भारत की राजनीतिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो लगभग एक जैसा था। चाहे वो कमजोर था बट वो एक जैसा था। जैसे एक जैसा मतलब सभी जगह राजा होता था, है ना। उत्तर में जो राज साम्राज्य था वहाँ पर भी तो एक राजा होता था, दक्षिण में जो साम्राज्य था वहाँ पर भी एक राजा होता था। उत्तर में भी मंत्री होते थे, दक्षिण में भी मंत्री होते थे। उत्तर में भी एक सेनापति होता था, दक्षिण में भी एक सेनापति होता था। मतलब राजनीतिक ढांचा तो लगभग एक जैसा था, है ना। अब हो सकता है कि दक्षिण में थोड़ा कमजोर हो सकता है कि उत्तर में थोड़ा कमजोर हो सकता है कि एक समय अंतराल में कमजोर हो राजनीतिक ढांचा और एक समय अंतराल में मजबूत हो, है ना।
तो राजनीतिक ढांचा एक जैसा था। हाँ, हो सकता है कि वो थोड़ा कमज़ोर और किसी समय में थोड़ा मजबूत हो। तो ये क्या चीज़ बताती है? विविधता में एकता है ना। एकता, राजनीतिक ढांचा एक जैसा था, एकता है ना। और विविधता क्या है कि सबका राजनीतिक ढांचा अलग अलग था लेकिन लगभग एक जैसा था, है ना। विजेताओं और सांस्कृतिक दिग्दर्शनों की नज़र में भारत की भौगोलिक सीमा को एक समग्र इकाई के रूप में देखा गया। मतलब जो विजेता, जो सांस्कृतिक दिग्दर्शक थे, जिन्होंने भारत को जीता और जिन्होंने भारत का अध्ययन किया, वो सारे भारत को जो थे उसकी भौगोलिक सीमा को एक समग्र इकाई के रूप में देखते थे। वो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम पूरे भारत को क्या मानते थे? एक समग्र इकाई, ये एक देश है, ऐसे मानते थे। मतलब जैसे तुम सोचो, जैसे अशोक ने पूरे भारत पर विस्तार किया, उसका लक्ष्य क्या होगा कि मुझे उत्तर में समुद्र तक जाना है, सॉरी मुझे पूरब में समुद्र तक जाना है, मुझे दक्षिण में समुद्र तक जाना है, मुझे उत्तर में हिमालय तक जाना है, मुझे पूरा पश्चिम में मुझे इस थार के रेगिस्तान से आगे तक जाना है। तो उसका दिमाग में क्या था? उनके दिमाग में था पूरे भारत पर कब्जा, यानी पूरे भारत को अपने साम्राज्य में शामिल करना। यानी कि वो पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को क्या मानते थे? एक मानते थे। तभी तो उनके जो विचार में था भारत पर साम्राज्य स्थापित करना, क्योंकि वो इस भारत को क्या मानते थे? एक मानते थे, एक क्षेत्र मानते थे, एक भौगोलिक इकाई मानते थे, है ना फ्रेंड्स। तो ये कहना चाहता है कवि। विदेशियों ने भी भारत की एकता को पहचाना। वे पहली बार सिंधु या इंडस नदी के किनारे रहने वाले लोगों के संपर्क में आए और उन्होंने पूरे देश का नाम इसी नदी के नाम पर रख दिया। जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, देखो अपने भारत का नाम क्या है? कोई कहता है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, कोई कहता है हिंदुस्तान, कोई कहता है भारत, कोई कहता है इंडिया। ये नाम कैसे पड़े? देखो, इंडिया पढ़ा इंडस से, किससे पढ़ा? इंडस। अब ये वैसे ही है जैसे सिंधु से पढ़ा हिंदू, सिंधु से पढ़ा हिंदू। सिंधु नदी के पूरब में जो लोग रहते थे उनके लिए जो ईरानी अभिशिलालेख है उसमें यूज किया गया है हिंदू वर्ड का, यानी ये भौगोलिक है, तो उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान। भारत पड़ा, जो भरत कबीला था उसके नाम पर भारत पड़ा। इंडस नाम, यानी जो इंग्लिश में नाम है वो सिंधु नदी का है इंडस, तो इंडस से बना इंडिया, राइट। तो यही कहना चाहता है कि हिंदू या हिंदू शब्द वे पहली बार सिंधु या इंडस नदी के किनारे रहने वाले लोगों से संपर्क में। कौन से लोग? जो विदेशी लोग थे वो सबसे पहले कहाँ संपर्क में आए? ये अपने भारत का मैप, इस भारत के मैप में, सॉरी, ये जो भारत का मैप है, इस मैप में सबसे पहले जो विदेशी लोग कहाँ से आए थे? समुद्र से तो यात्रा होती नहीं थी, यानी होती थी लेकिन यहाँ से तो नहीं आए थे। यहाँ आ गया अपना हिमालय, यहाँ से आ नहीं सकते, दर्रे कोई मिलेंगे तो आएंगे। तो वो लोग सबसे पहले जो दर्रे थे, ये छोटे छोटे दर्रे, वहाँ से ये जो विदेशी लोग हैं, अभी मैंने बताया ना, ये कौन सा क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र है? मध्य एशियाई क्षेत्र। कौन सा है? मिडिल एशियाई एरिया, मध्य एशियाई क्षेत्र है ये। इस क्षेत्र से लोग संपर्क में आए थे सबसे, यहाँ से। तो सबसे पहले संपर्क कहाँ से होगा उनका? इन लोगों से। यहाँ पर जो भारत के क्षेत्र में लोग रहते हैं उनसे उनका संपर्क होगा। तो उसी से उनका क्या हुआ था? संपर्क हुआ था। और इसी के नाम पर उन्होंने पूरे देश का नाम क्या रख दिया? भारत, सॉरी हिंदुस्तान, और भारत भी। और भारत मतलब भरत कबीला कहाँ रहता था? यहीं तो रहता था भरत कबीला। और इंडस, यानी इंडस नदी से इंडिया पड़ गया। समझ में आया? हिंद या हिंदू शब्द संस्कृत के सिंधु से लिया गया, ये मैंने आपको बताया। इसी आधार पर इस देश का नाम इंडिया पड़ा, जो ग्रीक शब्द के काफी करीब है। ये कौन सा वर्ड है? इंडिया, ग्रीक वर्ड। कौन सा है? ग्रीक। जो अपन पढ़े ना, अपन जब विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हिंद यूनानी, शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण, उसमें ये ग्रीक पढ़ेंगे।
उनके द्वारा दिया गया शब्द है इंडस, इससे बना इंडिया। समझे? फारसी और अरबी भाषाओं में इंडिया को हिंद कहा जाता था। अरबी लेखक क्या कहते थे? हिंद कहते थे। उत्तर कुषाण काल में ईरानी शासकों ने सिंध क्षेत्र पर जीत हासिल की और इसका नाम हिंदुस्तान रख दिया। उत्तर कुषाण काल मतलब कुषाण काल के बाद वाला काल। कुषाण मतलब अपन पढ़ेंगे जब हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण पढ़ेंगे, वो कुषाण, राइट। उन कुषाण के बाद जो ईरानी शासक थे, अभी बताया ना मैंने, ईरानी शिलालेख में ही तो इस वर्ड का जिक्र हुआ है, हिंदू। तो इन्हीं ईरानी शासकों के द्वारा सिंध क्षेत्र पर जीत हासिल करने के बाद, सिंध क्षेत्र मतलब ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र पर जीत हासिल करने के बाद इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? पूरे क्षेत्र का नाम हिंदुस्तान। क्या रख दिया? हिंदुस्तान, राइट। इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? हिंदुस्तान रख दिया, राइट। पढ़ते हैं आगे। अध्ययन के दौरान भारत में भाषिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने की लगातार कोशिश दिखती है। यानी भाषिक मतलब भाषा के रूप में, और सांस्कृतिक मतलब कल्चरल, यानी भारत में भाषा और सांस्कृतिक रूप से भी एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया और लगातार प्रयास किया जा रहा है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में, यानी 200 समथिंग चले जाओ, वो भी BC में, यानी यहाँ पर कहाँ चले गए? अपन मौर्य साम्राज्य में चले गए। प्राकृत भाषा में भारत के बड़े बड़े हिस्सों में बोलचाल की भाषा का काम किया। मतलब यानी जब मौर्य साम्राज्य आया तब जो है भारत के लगभग मैक्सिमम पार्ट में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा भाग में कौन सी भाषा बोली जाती थी? प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा बोली जाती थी? प्राकृत भाषा का उपयोग किया जाता था। यानी ईसा पूर्व 3री शताब्दी में जो प्राकृत भाषा थी, कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा ने भारत में बड़े बड़े हिस्सों में बोलचाल की भाषा का काम किया। जब आप अशोक के शिलालेख देखोगे तो उसमें आप पाओगे कि प्राकृत भाषा का यूज़ किया गया है। तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भाग में कौन सी भाषा बोली जाती थी? प्राकृत भाषा बोली जाती थी। और ये चीज़ क्या बता रही है? ये एकता को ही तो बता रही है। मतलब मैक्सिमम भाग में आप प्राकृत भाषा को यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? लोगों के बीच एकता है, तभी तो वो एक भाषा का यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या बताती है? विविधता में एकता को बताती है। अशोक के शिलालेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। देखो, एक कन्फ्यूज़न आता है लिपि और भाषा का, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, एक लिपि और भाषा। देखो, भाषा तो वो होती है जो हम बोलते हैं, जैसे हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है। और लिपि वो होती है जिसमें हम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं, है ना। जैसे अपनी कौन सी, जैसे मैं बताता हूँ, दो लिपि की बात होती है। एक होती है रोमन लिपि, 2 एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। एक होती है देवनागरी लिपि। देखो, जैसे मैंने ये दोनों चीज़ें लिखी है ना, वो देवनागरी लिपि में लिखी। जैसे मैं इसको बताता हूँ, जैसे आप कौन हो, ये मैंने लिखा है देवनागरी लिपि में। अब मैं देखो रोमन लिपि में लिखता हूँ, हु आर यू, ये मैंने लिखा रोमन लिपि में। अब देखो, मैं इसको ही मैं देवनागरी लिपि में लिख के समझाता हूँ आपको। इसको लिखूँ मैं देवनागरी लिपि में, हु आर यू, ये मैंने लिखा है देवनागरी लिपि में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि देवनागरी लिपि क्या है और रोमन लिपि क्या है। इन लेटर्स का यूज़ करके लिखना है रोमन लिपि, और ऐसे लिखना हिंदी में, ये है देवनागरी लिपि। ये तो लिपि है, क्या है? लिपि, कैसे लिखा।
और भाषा जो मैंने क्या बोली, जैसे मेरा नाम क्या है, ये है हिंदी, व्हाट इज़ माई नेम, दिस इज़ अ इंग्लिश। भाषा, अपन जो कम्युनिकेट करते हैं वो भाषा का यूज़ करके करते हैं, और जब लिखकर जो कम्युनिकेट करते हैं वो लिपि का यूज़ करके करते हैं। समझ में आया? अब ये क्या कह रहा है देखो, अशोक के जो शिलालेख है वो मुख्यतः ब्राह्मी में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। और कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे गए। राइट। अब यहाँ पर ये दोस्तों क्या बताना चाहता है? ये बताना चाहता है विविधता में एकता को। कैसे? देखो, अभी अपन ने इससे थोड़े पहले पढ़ा था कि पूरे अखंड भारत पर राज करने वाले केवल 2 राजा थे। कौन कौन से? एक तो था अपना अशोक, एक था अपना चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य का चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। एक तो था अपना अशोक, एक था अपना समुद्रगुप्त, जिन्होंने अखंड भारत पर राज किया। अब देखो, अब अशोक ने पूरे भारत पर राज किया, और यहाँ ये बताया जा रहा है कि अशोक के जो ज़्यादातर शिलालेख हैं, जो ज़्यादातर अभिलेख हैं, उसमें प्राकृत भाषा का और ब्राह्मी लिपि का यूज़ हुआ है। और अपन ने ये भी पहले पढ़ा था कि अशोक के जो शिलालेख हैं वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लगभग पूरे भारत में यूज़ हुए हैं। सोचो, अगर कोई राजा अपने शिलालेख में, जो कि पूरे अखंड भारत में उन्होंने स्थापित किए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर भारत, दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, मध्य भारत, सब जगह उनके शिलालेख हैं, और उसमें उन्होंने ब्राह्मी लिपि का और प्राकृत भाषा का यूज़ किया है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है विविधता में एकता। लोग एक भाषा का, एक लिपि का प्रयोग करते थे, मतलब लोगों में एकता थी। ये चीज़ यहाँ पर ये लेखक बताना चाहते हैं कि उनके बीच में क्या थी? एकता थी। राइट। बाद में यही स्थान संस्कृत को मिला। शुरू में तो ब्राह्मी और प्राकृत थे, बाद में पूरे देश की भाषा क्या बन गई? संस्कृत बन गई। ठीक है। और संस्कृत ने भारत के सुदूर हिस्सों में राजभाषा का काम किया। लगभग भारत के मैक्सिमम पार्ट में जो है वो संस्कृत भाषा को यूज़ किया जाता था। हालांकि गुप्त काल के समय, चौथी शताब्दी में, चौथी शताब्दी मतलब 300 समथिंग में चले जाओ, में गुप्त काल के समय यह प्रक्रिया विशिष्ट रूप से विद्यमान थी। मतलब जो गुप्त काल में संस्कृत भाषा जो थी वो पूरे भारत देश की भाषा थी। उससे पहले हो सकता है कि थोड़ा स्टार्टिंग हुई है, लेकिन गुप्त काल में तो पूरे के पूरे भारत में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। ये ऐसा अपन एक क्वेश्चन भी आता है कि गुप्त साम्राज्य की भाषा थी, संस्कृत भाषा थी। यानी गुप्त काल में जो आपको ये कवि के द्वारा लिखे गए लेख मिलेंगे, जो कविताएं मिलेगी, जो ये अभिज्ञानम शाकुंतलम, ये जो कालिदास द्वारा लिखे गए ग्रंथ मिलेंगे, वो किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। और ये जो कालिदास जी हैं, जो बहुत सारे लेखक हैं, कवि हैं, वो किसके समय में हैं? गुप्त काल के समय में। मतलब जो काम प्राकृत भाषा ने और ब्राह्मी लिपि ने प्राचीन समय में, अशोक के समय में किया था, वही काम बाद में गुप्त साम्राज्य में संस्कृत में किया था। कौन सा काम? विविधता में एकता का काम। राइट। हालांकि गुप्त काल के समय भारत के कई छोटे छोटे राज्यों का उद्भव हुआ और राजशाही दस्तावेज संसद में लिखे गए। यानी कि ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, उसके बाद में, पतन के बाद में जब छोटे छोटे साम्राज्यों का, छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जैसे अपन गुप्त काल को उसके रूप में भी जानते हैं, जब छोटे छोटे जो राज्य थे उनका, जिसे अपन सामंत कहते हैं। क्या कहते हैं? सामंत। ये सामंत की उत्पत्ति का काल भी कहते हैं गुप्त काल को। जब बड़े जो राजा था उसकी शक्ति कमज़ोर होने लगी, जो छोटे छोटे राजा थे वो अपने को स्थापित करने लगे, छोटे छोटे सामंत बनने लगे, जो बड़े राजा था वो उन सामंतों के अंडर में आने लगा, है ना। तो ये काल भी अपन गुप्त काल को मानते हैं। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि भले ही गुप्त काल के पतन के समय सामंतों का उदय हुआ हो, लेकिन फिर भी इन सामंतों ने किस भाषा का यूज़ किया?
संस्कृत भाषा का यूज़ किया और संस्कृत भाषा का यूज़ करके ही उन्होंने अपने ग्रंथों की, अपने जो लेख है उनकी रचना की। मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये साम्राज्य टूटने के बावजूद भी भारत में क्या थी, एकता थी। तभी तो वो भाषा के रूप में एक ही भाषा का उपयोग कर रहे हैं। यानी कि ये चीज़ क्या थी, ये भाषाई एकता थी। क्या थी, भाषाई एकता थी। यानी भाषा के रूप में सब जने क्या यूज़ कर रहे हैं, संस्कृत भाषा का यूज़ कर रहे हैं। समझे? आगे चलते हैं। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, इसमें अपन विविधता में एकता की बात कर रहे हैं, कोई लोड लेने की बात नहीं है। चीज़ों को समझ जाओगे, फिर बाद में इस बुक्स का 2 या 4 रीडिंग लगा दोगे, सब चीज़ें याद हो जाएगी, है ना फ्रेंड्स। दूसरा तथ्य यह है कि रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन महाकाव्य तमिल की धरती पर भी उतने ही उत्साह और भक्ति से पढ़े गए जितने बनारस और तक्षशिला के विद्वानों के बीच पढ़े गए। मतलब कवि कहना चाहते हैं कि जो रामायण है और जो महाभारत है, जैसे कि बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वो सोचते होंगे कि रामायण और महाभारत तो उत्तर की धरती, यानी जो उत्तर भारत है उसकी धरती के बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन यहाँ कवि कहना चाहता है कि जो रामायण है और जो महाभारत है उनको दक्षिण के लोग और दक्षिण के जो तमिल की धरती है, जो दक्षिण में जो तमिल की धरती है उस पर भी लोग इन रामायण और महाभारत को उतने ही उत्साह से, उतने ही धैर्य से, उतने ही जोश से पढ़ते हैं जितने उत्साह से उत्तर भारत के लोग इसको पढ़ते थे और पढ़ते हैं और पढ़ते आएंगे। मतलब ये भी क्या बता रहा है, एकता को बता रहा है। मतलब यहाँ पर उत्तर और दक्षिण की बात नहीं है, सारे चीज़ क्या है, मिक्स है। मिक्स मतलब दोनों आपस में क्या है, गुते हुए हैं, जुड़े हुए हैं, एकता है उन दोनों के बीच में। क्योंकि तुमने जब हम पढ़ते हैं रामायण और महाभारत में ज़्यादातर किन चीज़ों का वर्णन है, किस क्षेत्र का वर्णन है, बनारस के बारे में, तक्षशिला, उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों के बारे में भी दक्षिण और तमिल की भूमि पर लोग इनके बारे में पढ़ते हैं उत्साह के साथ। मूलतः संस्कृत में रचित इन महाकाव्यों के विभिन्न भाषाओं में कई संस्करण तैयार किए गए हैं। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि महाभारत और जो रामायण है उनको किस में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है। लेकिन तमिल की भूमि में और दक्षिण के लोगों के बीच में इसको पढ़ने की इतनी उत्सुकता है, इतना उत्साह है कि इन रामायण और इस महाभारत का बहुत सारे लोगों ने तमिल की जो भाषा होती है, जो दक्षिण की भाषा है, उसमें भी इन भाषाएं, उसमें भी इन भाषाओं में इन रामायण और महाभारत का क्या किया गया है, अनुवाद किया गया है। समझे? इन रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य जो उत्तर के क्षेत्र के बारे में वर्णन करते हैं, उसका भी दक्षिण की भाषा, तमिल भाषा हो, तेलुगु भाषा, कन्नड़ भाषा, उन भाषाओं में इसका वर्णन किया गया है ताकि लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ें और इनको समझें और वो उतने ही उत्साह और जोश के साथ इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। हालांकि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और विचारों की अभिव्यक्ति चाहे जिस भी रूप में हो, लेकिन उसका सत्व समूचे भारत में लगभग एक जैसा ही है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि चाहे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो विचार हैं, चाहे वो उत्तर के हो, चाहे वो दक्षिण के हो, चाहे वो पूरब के हो, चाहे वो पश्चिम के हो, सारे चाहे अलग अलग हो, लेकिन उनका जो सत्व है, उनका जो मूल तत्व है, उनका जो सोल है, उनकी जो आत्मा है, वो क्या है, एक है। और वो एक क्या है, एकता। वो एक क्या है, एकता है। ओके फ्रेंड्स, भारत में एक विशेष प्रकार की सामाजिक व्यवस्था के कारण भारतीय इतिहास पर ध्यान देना आवश्यक है।
उत्तर भारत में विकसित हुई वर्ण और जाति व्यवस्था पूरे देश में फैल गई। मतलब ये जो वर्ण व्यवस्था थी, कौन सी वर्ण व्यवस्था? जो वर्ण व्यवस्था थी कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो जाति व्यवस्था थी, जो कहाँ पर फेमस थी? उत्तर भारत में। कहाँ पर थी? उत्तर भारत में विकसित हुई थी। लेकिन अपने भारत में इतनी एकता थी, विविधता में इतनी एकता थी कि ये भले ही उत्तर भारत में विकसित हुई हो, लेकिन ये कहाँ पर फैल गई? दक्षिण में भी फैल गई। मतलब ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो न केवल उत्तर भारत में, बल्कि ये जो वर्ण व्यवस्था दक्षिणी भारत में भी अपनाई जाने लगी। जबकि इतनी दूरी होने के बावजूद ये चीज़ बताती है, क्या बताती है? ये वही चीज़, विविधता में एकता बताती है। विविधता में एकता बताती है ये चीज़ें। इसने ईसाई एवं मुसलमानों को भी प्रभावित किया। किसने? इस वर्ण व्यवस्था ने, इस जाति व्यवस्था ने न केवल उत्तर, यानी इस वर्ण व्यवस्था और ये जाति व्यवस्था न केवल उत्तर से दक्षिण में फैली, इस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ने न केवल दक्षिण के लोगों को प्रभावित किया, बल्कि इस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ने जो ईसाई हैं, जो विदेश से आए थे, जो मुसलमान हैं, उनके लोगों को भी इस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ने प्रभावित किया। और ये समुदाय भी इस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को फॉलो करने लगे और अपनाने लगे, जबकि वो इस चीज़ के बारे में जानते भी नहीं थे पहले। लेकिन ऐसे आपस में घुट गए, ऐसे आपस में मिल गए कि वो इस चीज़ को वो अपनाने लगे। राइट। यहाँ तक कि ईसाई और मुसलमानों ने भी हिंदुत्व की जाति व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया। मतलब न केवल उन्होंने भारत की धरती पर उत्पन्न हुई वर्ण व्यवस्था, जो कि हिंदू धर्म के द्वारा अपनाई जाती थी, वर्ण व्यवस्था, उसको अपनाया, बल्कि जो हिंदुत्व की जो जाति व्यवस्था थी उसको भी ये जो ईसाई समुदाय है और मुस्लिम समुदाय है उसके द्वारा ये जो चीज़ें वो अपनाई जाने लगी और उनके द्वारा ये चीज़ फॉलो की जाने लगी। मतलब इतनी एकता थी। सोचो, एक धर्म के गुण दूसरे धर्म में भी मिल गए, इतनी एकता। और आज अपनी एकता में क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो आप अपन सबको क्या प्रण लेना है? जो एकता पहले विद्यमान थी उससे भी ज़्यादा एकता आज और फ्यूचर में अपने को क्या करनी है? स्थापित करनी है। और भारत को क्या बनाना है? विश्व गुरु बनाना है। और विश्व गुरु कोई एक पंक्ति नहीं है, ये अपने विचार है, ये अपने गुण है जो विविधता में एकता बताते हैं। राइट फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया? इस वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ेंगे। अगली वीडियो से हम सेकंड टॉपिक जो है पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।